हेलो बच्चों, मैं हूं केविन डैनियल, ऑल इंडिया रैंक 92 और एडुहैब की तरफ से तुम्हें अगला वीडियो लेक्चर लेके आ रहा हूं। आज की क्लास में हम देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन एज द एरिया अंडर अ ग्राफ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एप्लीकेशन है ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का। अगर तुम्हें याद है, हमने देखा था कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर हमेशा एक फंक्शन प्लस सी होता है, क्योंकि इट इज अ सेट ऑफ ऑल फंक्शंस जिसका डेरिवेटिव इज द क्वेश्चन, है ना। डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर में हम बार बार एक नंबर देख रहे थे। कोई चीज को इंटीग्रेट किया हमने, कॉस एक्स को इंटीग्रेट किया, उसका आंसर एक नंबर आया था। कॉस स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट किया था, यहां से वहां आंसर नंबर आया था। तो नंबर का क्या मतलब है वो आज तुम्हें पता चल जाएगा। इनफैक्ट स्पॉइलर दे देता हूं अभी से, वो नंबर है एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट कर लेते हैं और सीखते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के ये टॉपिक के बारे में। पहले तो एरिया अंडर अ ग्राफ का मतलब क्या होता है वो बता देता हूं। ठीक है, सो द एरिया द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन, एनक्लोज मतलब घेरना। ठीक है, तो जिस एरिया को किन बाउंड मतलब किस बाउंड्रीज के बीच में एरिया है ना, एरिया डिफाइन करते वक्त हम बाउंड्री डिफाइन करते हैं। तो एरिया अंडर द ग्राफ के बाउंड्रीज क्या होता है वो बता रहा हूं। सो द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन, द एरिया एनक्लोज बिटवीन चार चीज है। पहले अपना जो कर्व है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, या वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब अपना जो भी फंक्शन है उस फंक्शन का ग्राफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। दूसरा चीज है एक्स एक्सिस। तीसरा चीज है एक्स इक्वल टू ए। और चौथा चीज है एक्स इक्वल टू बी। सो द एरिया एनक्लोज बिटवीन वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स एक्सिस, x equal to a and x equal to b is called as the area under a graph, is called as the area under ये particular graph. So it's called as the area under the f of x versus x graph from, कहां से का, alt, एक मिनट, from x equal to a to x equal to b। तो इसको समझा देता हूं। जैसे मान लो अपने पास एक एग्जांपल लेके समझा देता हूं। मान लो अपना एक ग्राफ है, कोई तो ग्राफ है, जैसे किस कौन सा ग्राफ यूज कर ले, मान लो साइन एक्स का ग्राफ है। ओके, मान लो अपने पास साइन एक्स का ग्राफ है। ओके, साइन एक्स का ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ ऐसा दिखता है। ठीक है, आगे बढ़ता है। ठीक है, मान लो ये साइन एक्स का ग्राफ है और मुझे साइन एरिया अंडर साइन एक्स ग्राफ चाहिए। सो दिस इज साइन एक्स वर्सेस एक्स। एरिया अंडर साइन एक्स क्या चाहिए, एरिया अंडर साइन एक्स का ग्राफ। तो एरिया अंडर साइन एक्स वर्सेस एक्स का ग्राफ। ठीक है, बट एरिया पूछते वक्त हमेशा एक बाउंड्री कभी कभी दिया जाता है। तो फ्रॉम वे टू वे, कहां से का, फ्रॉम एक्स इक्वल टू मान लो पाई बाई टू से एक्स इक्वल टू पाई, मान लो कोई इस एरिया के बारे में बात कर रहा है। तो इस एरिया का मतलब क्या है वो पहले समझा रहा हूं। तो ये जो भी एरिया के बारे में बात हो रहा है, इसके चार बाउंड्री होते हैं। पहले है एफ ऑफ एक्स वाला कर्व, साइन एक्स एक बाउंड्री हो गया। तो ये जो कर्व है यही एक बाउंड्री हो गया। दूसरा बाउंड्री होता है एक्स एक्सिस, मतलब ये अपना जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक दूसरा बाउंड्री हो गया। तीसरा बाउंड्री हो गया एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। एक्स इक्वल टू पाई बाई टू एक वर्टिकल लाइन होता है। एक्स इक्वल टू जीरो मतलब वाई एक्सिस। एक्स इक्वल टू पाई बाई टू वो सारे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट है जिनका उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है जिनका एक्स कोऑर्डिनेट पाई बाई टू है। तो ये सारे पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट पाई बाई टू है।
तो x इक्वल टू पाई बाई टू ऐसा ये वाले लाइन का इक्वेशन होता है। थोड़ा छोटा बना लेता हूँ। x इक्वल टू पाई बाई टू ऐसा ये वाले लाइन का इक्वेशन होता है। ठीक है, ये हो गया x इक्वल टू पाई बाई टू। और वैसा ही एक और ये वाला जो लाइन है उसका इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू पाई। ठीक है, तुमने ट्रिग्नोमेट्री में देखा होगा कि साइन एक्स का ग्राफ ऐसा दिखता है, साइन 90 डिग्रीज इज 1 एंड साइन पाई यानी कि साइन 180 डिग्रीज इज 0। ये सवाल, एक तो ये ऊपर वाला कर्व एक्स एक्सिस एक्स इक्वल टू पाई बाई टू और एक्स इक्वल टू पाई, ये चार के बीच में जो पोर्शन है वो हो जाएगा अपना एरिया अंडर द ग्राफ फ्रॉम पाई बाई टू टू पाई। तो ये चार के बीच में क्या पोर्शन आ रहा है, ये पोर्शन आ रहा है। तो पहले तो मैं बस इतना समझा रहा था कि एरिया अंडर अ कर्व का मतलब क्या है। तो एरिया अंडर द कर्व का मतलब ये चीज है, एरिया अंडर द कर्व का मतलब ये चीज है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, एक और चीज बता देता हूं। फिर दूसरी बात ये है कि अपना जो एरिया है इट इज पॉजिटिव व्हेन अबाउ द एक्सिस, it is positive when above the axis and negative when below the axis, and negative when below the axis। ठीक है, तो जब एक्सिस के ऊपर है तब पॉजिटिव होगा, जब एक्सिस के नीचे है तब नेगेटिव। नेगेटिव व्हेन बिलो द एक्सिस, नेगेटिव व्हेन बिलो द एक्सिस। ओके, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैं ऐसा कोई ग्राफ बना लेता हूं, लेट्स से ऐसा कोई ग्राफ बनाते हैं। कैसे ग्राफ बनाते हैं, मान लो ऐसा ग्राफ है जो जिसका वैल्यू है 1, y कोऑर्डिनेट है 1। ठीक है, अच्छा कब तक 1 है, मान लो x इक्वल टू 4 तक इसका वैल्यू 1 है। ठीक है, 4 तक इसका वैल्यू 1 है। फिर उसके बाद ये ऐसा गिरता है, गिर के मान लो वो -1 टच करता है। ठीक है, यहाँ पे -1 टच करता है, -1 टच करता है और -1 पे अटका रहता है। मान लो x इक्वल टू 6 तक, x इक्वल टू 6 तक। ठीक है, ये अपना ग्राफ है, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ये y एक्सिस है और वो x एक्सिस है। सवाल है इस ग्राफ के अंडर, इस ग्राफ के अंडर एरिया कितना होगा, इस ग्राफ के अंडर एरिया कितना होगा, एरिया अंडर दिस ग्राफ कितना होगा। ठीक है, तो जैसे इस बार कुछ सीधा साधा मतलब फंक्शन का भी जरूरत नहीं है, ये हम बस कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, ऊपर वाला एक रेक्टेंगल है जिसका ब्रेथ 1 है, लेंथ 4 है, तो इसका एरिया 4 है ऊपर वाला। नीचे वाला एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ, ध्यान से दो, लेंथ कितना है 1। ठीक है, नीचे की तरफ है, लेंथ 1 है और ब्रेथ 2 है। इधर लेंथ 1 था, सॉरी ब्रेथ 1 था, लेंथ 4 था। इधर ब्रेथ 1 है और लेंथ 4 से 6, लेंथ 2 है। तो इसका एरिया, ये नीचे वाले रेक्टेंगल का एरिया 2 होने वाला है। सबको ये दिख रहा होगा, ऊपर वाले रेक्टेंगल का एरिया 4 इंटू 1, नीचे वाले रेक्टेंगल का एरिया 2 इंटू 1। अब ओवरऑल एरिया ऑफ द ग्राफ अगर बात करेंगे ना, एरिया अंडर द ग्राफ या एरिया अंडर द कर्व, तो इसका आंसर देते वक्त ये रूल का ध्यान दीजिए। हम जो एरिया ग्राफ मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर रहता है उसको पॉजिटिव रहता है, जो एरिया एक्स एक्सिस के नीचे रहता है उसको नेगेटिव लेता है। तो ऊपर वाला एरिया को पॉजिटिव माना जाएगा +4। ठीक है, ऊपर वाला एरिया को पॉजिटिव माना जाएगा और नीचे वाले एरिया को नेगेटिव माना जाएगा, नीचे वाले एरिया को नेगेटिव माना जाएगा। तो +4 और -2, ऊपर वाला +4, नीचे वाला -2, और +4 और -2 को एक साथ जोड़ोगे, इनको ऐड कर लोगे, +4 और -2 तो क्या आ जाएगा, +4 और -2 को ऐड करोगे तो +2 आ जाएगा। तो एरिया अंडर द कर्व हो गया +2, एरिया अंडर द कर्व हो गया +2। ठीक है, ऑलराइट। अब
एरिया, ये तो हर बार हमें ऐसा वैल्यूज नहीं मिलेगा, सिंपल सा एरिया नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम अलग अलग फंक्शन के लिए एरिया निकालेंगे। जैसे कि अब ये साइन एक्स वर्सेस एक्स ग्राफ का फंक्शन ऐसा था, उसका एरिया कितना होगा, कैसे निकालेंगे इस एरिया, अगर फंक्शन पता हो, साइन एक्स हो, एक्स क्यूब हो, उनका एरिया कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए वापस डेफिनेट इंटीग्रेशन काम में आता है, उसके लिए डेफिनेट इंटीग्रेशन काम में आता है। तो चलो देखते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे काम में आता है। ठीक है, तो जैसे अभी मान लो मेरे पास एक फंक्शन है, मान लो मेरे पास ये, अभी मैं कुछ एक रिजल्ट डिराइव करूंगा। मान लो मेरे पास ऐसा एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वर्सेस एक्स, ठीक है, और ये फंक्शन ऐसा कर्व्ड है, मान लो अपना फंक्शन कर्व्ड है। तो जैसे कि मान लो फंक्शन ऐसा ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है, और इसका मुझे एरिया चाहिए, कहां से का, ए से लेकर बी तक मुझे इसका एरिया चाहिए। ठीक है, उसके आगे का आगे पीछे मैंने ड्रॉ नहीं किया है, इतने पोर्शन का एरिया चाहिए। अब इतने पोर्शन का एरिया निकालने के लिए कोई पहले तो क्या कर सकता है, पहले कोई बंदा ऐसा एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकता है, ऐसा रेक्टेंगल का एरिया निकाल दो, ये रेक्टेंगल का। ठीक है, अब ये रेक्टेंगल का एरिया फिर भी मतलब उतना भी खराब नहीं है, लगभग तो कवर कर रहा है एरिया, बट इतना सा पोर्शन बाकी रह जाएगा, अगर तुम सिर्फ वो रेक्टेंगल का एरिया उठाओगे तो इतना सा ऊपर वाला पोर्शन बाकी रह जाएगा। तो फिर हम आइडिया क्या करेंगे, है ना, जैसे मान लो तुम्हारे घर घर के बाथरूम में इतना सा हिस्सा है और तुम्हें इस पे टाइल्स लगाना है, तो बंदा क्या करेगा, चलो एक ऐसा टाइल लगाने की जगह थोड़ा अगर पूरा एरिया कवर करना है तो और छोटे छोटे टाइल्स लेते जाएगा। तुम जितना छोटा टाइल लोगे ना, उतना अच्छे से तुम उस एरिया को पूरा कवर कर पाओगे। अब जैसे दो टाइल लेने में एरर कम हो गया, फिर भी एरर काफी ज्यादा है, एरर अगर और कम करना है तो हम टाइल्स को और छोटा बनाएंगे, और छोटा, जितना छोटा बना सकते हो उतना कम एरर दिखेगा। जैसे इसमें दिख रहा है, और छोटा बनाने पे कैसे अपना एरर जो है वो कम होते जा रहा है, और कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है ना। तो अगर तुम इसका जो थिकनेस है, अगर तुम इसका एरिया निकालने के लिए डायरेक्ट निकाल नहीं सकते क्योंकि शेप अजीब सा है, पर अगर रेक्टेंगल्स का शेप ऐड करके तुम रेक्टेंगल्स का शेप ऐड करके इसका एरिया निकालने जाओगे तो थोड़ा सा एरर ऊपर रह जाएगा। वो एरर जो ऊपर रहेगा, है ना, इधर एक्स्ट्रा एरर जो रहेगा, उस एरर को कम करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें रेक्टेंगल्स को और छोटा और छोटा और छोटा बनाते जाना पड़ेगा, और छोटा और छोटा बनाते जाना पड़ेगा। तुम जितना छोटा उस रेक्टेंगल को रखोगे उतना कम तुम्हें एरर दिखेगा। ये आइडिया है। तो ये जो रेक्टेंगल्स का साइज है उसको एकदम सा छोटा रखना है। तो हमें अभी क्या टेक्निकली क्या करना है, मुझे मान लो एक्स, कोई तो एक्स कोऑर्डिनेट पे एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, एक्स कोऑर्डिनेट पे ये फंक्शन का वैल्यू एक बार देख लो कितना होगा। ठीक है, तो फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स, तो अगर इनपुट एक्स है तो वहां पे आउटपुट एफ ऑफ एक्स है ना, फंक्शन का वाई कोऑर्डिनेट वहां पे एफ ऑफ एक्स होगा, वाई कोऑर्डिनेट एफ ऑफ एक्स होगा। मतलब इस लाइन का लेंथ जो है, उस लाइन का लेंथ एफ ऑफ एक्स होगा। ठीक है, अब मैं एक्स को हल्का सा बढ़ा दूंगा, हल्का सा, बहुत ही हल्का सा बढ़ा दूंगा, बहुत ही पतला सा एक स्ट्रिप लूंगा, अभी तुम्हें जितना दिख रहा है उससे भी काफी पतला, बहुत ही पतला सा स्ट्रिप लूंगा। तो मतलब एक्स को हल्का सा dx से बढ़ा के एक और वर्टिकल लाइन बना लूंगा। ठीक है, अब क्या हो गया, इस डायग्राम में फिर भी ये काफी बड़ा सा मैंने गैप ले लिया है, तो मैं इससे भी बहुत छोटा गैप लेना, मतलब गैप विजुलाइज करो, इतना छोटा कि ये दो अलग लाइन की तरह नहीं, बस एक ही लाइन की तरह दिखे। ठीक है, लगभग एक ही लाइन की तरह दिखे। अभी इस इतने पोर्शन का एरिया जो है कितना आ जाएगा, इतने पोर्शन का एरिया जो है कितना आ जाएगा, सोचो एक बार। ये रेक्टेंगल अपना जो है, वो रेक्टेंगल का एरिया कितना आ जाएगा, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना आ जाएगा, इस छोटे से रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। अपना लेंथ है एफ ऑफ एक्स और अपना ब्रेथ है dx, तो इस छोटे से रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अभी आइडिया क्या है,
ये सारे रेक्टेंगल्स का एरिया अगर ऐड करेंगे तो पूरे ग्राफ के अंदर एरिया आ जाएगा। इन सारे रेक्टेंगल्स का एरिया ऐड करोगे, कहां से कहां ऐड करना है, x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी, मतलब ये जो डी ए है छोटा सा एलिमेंट का एरिया, ये एलिमेंट का एरिया ऐड करो सारे रेक्टेंगल्स के लिए, ऐसे हर एक पॉइंट के लिए ऐड कर लो, ठीक है, हर एक पॉइंट के लिए ऐड करोगे फॉर ऑल रेक्टेंगल्स, हर एक पॉइंट के लिए ऐड कर लो। अच्छा, कहां से कहा, फ्रॉम x इक्वल टू ए, एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक, ठीक है, सभी को ऐड कर लो। तो मुझे क्या मिलेगा, ऐसा सभी को ऐड करोगे तो तुम्हें पूरे ग्राफ के अंदर जो एरिया है वो मिल जाएगा। अब इसमें भी बच्चों को डाउट होता है कि सर बट ये हमेशा ऐसे थोड़ा सा एरर रह जाएगा। तो ये एरर गायब होगा जब थिकनेस को एकदम इनफाइनाइटेसिमली छोटा कर दोगे, एरर गायब हो जाएगा। दिस एरर विल डिसअपियर इफ dx is infinitesimally small. This error will disappear. This error will disappear when breadth is infinitely small. ये जो भी ऊपर थोड़ा सा एरर दिख रहा है ना, वो गायब हो जाएगा कब, जब ब्रेथ को एकदम छोटा सा रखोगे, मतलब dx होता है इनफाइनाइटेसिमल चेंज, तो dx जैसा ब्रेथ लोगे तो एरर पूरा गायब होगा। ओके, when breadth is infinitesimally small। फिर भी कुछ लोगों को डाउट होता है कि सर नहीं सर पूरा तो गायब नहीं होगा, थोड़ा सा ऊपर रह ही जाएगा, है ना। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है थोड़ा सा ऊपर रह जाएगा, तो मैं अब तक इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल अपने मन में पिक्चर नहीं हो रहा है। तुम फंक्शन का कोई एक पॉइंट ले लो, वो पॉइंट के नीचे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो, वो स्ट्रेट लाइन का जितना थिकनेस दिख रहा है ना, वही मान लो अपना रेक्टेंगल है, उतना पतला रेक्टेंगल है कि वो स्ट्रेट लाइन का जो थिकनेस है उतना ही रेक्टेंगल का ब्रेथ है। तो अभी कुछ दिख रहा है जगह ऊपर खड्डा दिख रहा है कर्व और रेक्टेंगल के बीच में, नहीं, ठीक है। तो रेक्टेंगल एक्चुअली इतना पतला है कि वो एक लाइन की तरह ही है, तो ऊपर थोड़ा सा भी एरर नहीं है। इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल ब्रेथ को कर दोगे तो बिल्कुल सा एरर, एब्सोल्युटली बिल्कुल सा एरर होगा ही नहीं। अब ऐड करने के लिए हमने पिछली क्लास में देखा कि क्या ऐड करने में क्या हेल्प करता है, हमें क्या हेल्प करता है ऐड करने में, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हमें पूरा एरिया निकालने के लिए मुझे डीए को ऐड करना है, डीए को ऐड करना है, मतलब एडिशन मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन। अच्छा, कहां से कहां ऐड करना है, मुझे ऐड करना है x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी तक, x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी तक। बट डीए खुद क्या है, डीए खुद क्या है, डीए है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो मुझे एफ ऑफ एक्स डी एक्स ऐड करना है x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी तक। तो हमने अभी अभी क्या प्रूव कर लिया, मुझे अगर कोई भी ग्राफ का एरिया निकालना है, मुझे बस उस ग्राफ को इंटीग्रेट करना है, और कहां से का एरिया निकालना है, मान लो ए से बी एरिया निकालना है, मुझे बस लिमिट्स ए टू बी लगाना पड़ेगा, जस्ट मुझे लिमिट्स ए टू बी लगाना पड़ेगा, इतना सिंपल सा है, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो नंबर आता था ना, वो नंबर का मतलब था एरिया अंडर द ग्राफ, एक लिमिट से दूसरा लिमिट के बीच में एरिया अंडर द ग्राफ, वो होता था उस नंबर का मतलब जो डेफिनेट इंटीग्रेशन लगाते वक्त आता था। जैसे हमने कुछ देर पहले एक एग्जांपल देखा, ये वाला एग्जांपल देखा है, तो इसको एक बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, ठीक है। तो ये एग्जांपल के केस में एरिया अंडर द ग्राफ अगर निकालना हो तो वो एरिया कितना आ जाएगा, हमें कहां से कहां एरिया निकाला था, पाई बाई 2 से पाई एरिया निकाला था। ये जो हाईलाइट करके रखा है मैंने, उस चीज का एरिया कितना होगा, कैसे निकालेंगे, क्या फंक्शन है साइन एक्स, जो फंक्शन है उसको इंटीग्रेट कर लो, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स, तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लो। कहां से का एरिया चाहिए, अच्छा पाई बाई 2 से पाई, तो उसको पाई बाई 2 से पाई इंटीग्रेट कर लो, और देखो आंसर क्या आ जाएगा। इसका आंसर वैसे क्या आ जाएगा, पहले हम साइन एक्स का डेरिवेटिव के बारे में, इंटीग्रेशन के बारे में सोचेंगे। साइन एक्स का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाए माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब सी को छोड़ के जो बचा हुआ चीज है वो है माइनस कॉस एक्स, उसमें हम लिमिट्स डाल देंगे पाई बाई 2 से लेकर पाई तक, ठीक है। अब डाल के देखते हैं, माइनस कॉस एक्स में पहले हम ऊपर वाले लिमिट डालेंगे,
ऊपर वाला लिमिट है पाई, तो पहले पाई को डाल दो x की जगह, क्या आएगा माइनस कॉस पाई। ठीक है, अब लोअर लिमिट का बारी, लोअर लिमिट में क्या है माइनस कॉस पाई बाई टू, पाई बाई टू डाल दो, तो आ जाएगा माइनस कॉस पाई बाई टू। अच्छा कॉस पाई बाई टू एक्चुअली क्या होता है, कॉस पाई बाई टू कॉस 90 डिग्री होता है जीरो। ये बंदा आउट ऑफ द गेम हो गया है ना, निकल गया गेम से, जीरो। ठीक है, क्या रह गया कॉस पाई, कॉस पाई क्या होता है, कॉस पाई होता है, दो बार माइनस डाल दिया मैंने, सॉरी, क्या रह गया माइनस कॉस पाई, तो कॉस पाई क्या होता है, कॉस पाई होता है -1। ठीक है, कॉस पाई होता है -1, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस पाई, मतलब माइनस और -1, मतलब ये आ जाएगा +1। तो ये जो शेडेड पोर्शन का जो एरिया था, उतने से पोर्शन का एरिया था। ठीक है, तो ये है आइडिया बिहाइंड एरिया अंडर द ग्राफ, बहुत सिंपल है। और तुम ये एक बार ये तुम्हें समझ में आ गया, एरिया निकालने के लिए बस जिस फंक्शन का एरिया चाहिए उसको बस इंटीग्रेट करना है, ये लिमिट से लेकर वो लिमिट तक। ठीक है, और इसको प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हारे पास HCV में 3 क्वेश्चन है, एक बार चेक कर लेता हूं, 20 शायद 4 से लेकर 26, ओके, तो 3 क्वेश्चन है, तो ये अब तुम अटेम्प्ट कर सकते हो चैप्टर 2 HC वर्मा फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स वाला चैप्टर, क्वेश्चंस मतलब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस 24, 25, 26। ठीक है, ये अटेम्प्ट कर लो, और नहीं हुआ तो प्लीज मेरे सॉल्यूशंस देख लो, वहां पे भी मैंने ये सब फिर से पढ़ाया है। तो अगर तुमने ये देख लिया है और फिर वो देख रहे हो तो तुम फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, जो पोर्शन में फिर से मैं एरिया समझा रहा हूँ। ठीक है, एंड अगर कोई वैसे कोई अगर ये बिना देख के वो सोल्यूशन देखना चाह रहा है और उनको एरिया के बारे में नहीं पता, तो वहां से देख के भी वो समझ सकते हैं। तुम्हें अगर पता है थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करना है मेरे एक्सप्लेनेशन के थ्रू तो कर सकते हो, सुनना है फिर से तो रिवीजन की तरह ही होगा। बट हाँ, मैंने 24, 25, 26 का सोल्यूशन बनाया, चेक कीजिए प्लेलिस्ट पे, एंड सोल्यूशन है ना देख के, मतलब ये आइडिया तुम्हें बेसिकली समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल सा टॉपिक सा है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, एंड इसके साथ लगभग इंटीग्रेशन और पूरा कैलकुलस खत्म होने को आ रहा है। एक और लेक्चर बस हम ले लेंगे, उसके बाद पूरा खत्म हो जाएगा। प्लीज सॉल्व कीजिए, अगले लेक्चर में मिलते हैं, फाइनल लेक्चर फॉर कैलकुलस। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। EduHub, India's online learning hub. Download the app now.